राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत की आज़ादी के पहले संग्राम 1857 के आंदोलन के महानायक शहीद मंगल पांडे जी के शहीदी दिवस 8 अप्रैल के अवसर पर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का भारत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंगल पांडे जी के वंशज श्री रघुनाथ पांडे उपस्थित रहे और इस अवसर पर उन्होंने अपने पूर्वज व आज़ादी के अन्य महानायकों को श्रद्धांजलि प्रदान की। स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री द्वारा गठित व श्री शिवराज योगाश्रम रजिस्टर द्वारा संचालित 1914 में स्थापित मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज रमेश नगर दिल्ली के प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक पर इस अवसर पर श्री राम सर्किट के चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार, डॉक्टर महेश माही, विपिन गुप्ता, अनिल गुप्ता, आचार्य मिथिलेश, निगम पार्षद वीना विरमानी, श्रीधरण, संदीप भारद्वाज, प्रवीण जैन, सुनील तंवर, सत्यवीर सिंह मावई, प्रेम प्रकाश तंवर, श्रीनिवास, डॉक्टर आदर्श कुमार, विद्यालय प्रबंधक उषा सैनी, शिवनाथ योगाश्रम के अन्य पदाधिकारीगण, मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्रगण, वसई दारापुर के चौधरी व देश प्रदेश के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठाए भारत कार्यक्रम के संयोजक ललित सुमन एवं श्री शिवनाथ योगाश्रम के प्रधान दिनेश तंवर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के वंशजों को यहाँ शहीद स्मारक पर सम्मानित किया जाता है और भारत सरकार से मांग की जाती है कि देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को भारत सरकार शहीद का दर्जा प्रदान करे। कार्यक्रम के संरक्षक महेश गांधी बापू भी इस अवसर पर सत्ता नहीं व्यवस्था बदलने की मांग करते हुए शहीद स्मारक पर धरना देते हैं। कोरोना के बावजूद देशवासियों के लगातार प्रयासों से आंदोलन को गति मिली है और शहीदों के वंशजों के समर्थन से यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। आज जो यह क्षण है, यह देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में हमारा यह मुल्क, हमारा यह राष्ट्र प्रवेश किया और अब 15 अगस्त को हम लोग 75 साल अपने आजादी के मना लेंगे। लेकिन उससे पहले इस संस्था को, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड को, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय को, प्राचीन सूर्य मंदिर को, जिसके संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने जिस श्री शिवनाथ योगाश्रम की स्थापना की थी, शायद उन्होंने भी यह कल्पना किया होगा जो अमृत महोत्सव जब यह राष्ट्र मना रहा होगा तो देश की आजादी के पहले नायक शहीद मंगल पांडे का शहीदी दिवस उसी प्रांगण में मनाया जाएगा और शहीद मंगल पांडे के चौथे वंश के उत्तराधिकारी रघुनाथ पांडे जी उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी की दूरदर्शिता, इन्होंने शहीद स्मारक और शहीद स्मारक के नीचे एक घड़े में उन पवित्र जगहों की मिट्टियां एकत्र करके रखवाया था जहां जहां देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले हमारे वीर बलिदानियों ने अपना लहू बहाया था और वहां की पवित्र मिट्टी इस घड़े में दर्शनार्थ रखी हुई है। और हम आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, यहाँ बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षक, इस संस्था को चलाने वाले ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी को यह सौभाग्य प्राप्त होता है प्रत्येक दिन उस घड़े में एकत्र पवित्र मिट्टी के दर्शन का। यही हम लोगों के पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य का प्रताप है और आज हम सब आज यहाँ एकत्र हैं। आज इस विद्यालय में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को
हमारे जो बीच में उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री शिवनाथ योगाश्रम की ओर से आप सभी का स्वागत। ये तो सब आपको विदित ही है, हमारे सुमन जी ने सब आपको बहुत कुछ बता दिया है। और कई हमारे अभी जो शास्त्री जी ने आपको बताया कि मंगल पांडे जी ने, जो आप आज देख रहे हैं, जो आप खुले में सांस ले रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्रता का 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल था वो मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। ये प्रकृति का नियम है कि जो वृक्ष लगाता है वो उसके फल नहीं खाता। फल जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो ही उसका लाभ प्राप्त करती हैं। तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दे करके आपको जो राह दिखाई, जो स्वतंत्रता आपको मिली, मैं उनके उस बलिदान दिवस पर मंगल पांडे जी को नमन करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। उनकी सादगी को देखकर मैं कई बार अपने आप से सवाल करने लगता हूँ, जो व्यक्ति आयकर विभाग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इतना बड़ा अफसर रहा हो, कमिश्नर रैंक का, जो व्यक्ति अपने जीवन का 46 वर्ष जंगल में, नदी में, पहाड़ में जा जाकर प्रभु श्री राम के चरणों का खोज किया हो, भूखा प्यासा रहकर जंगल में हिंसक पशुओं के बीच से गुजरकर अपने प्राण को दांव पर लगाकर प्रभु श्री राम पर भरोसा करके प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को खोजता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। और उस व्यक्ति के शोध पर भारत की सरकार रामायण सर्किट, वो सारी सड़कें एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का काम करे और 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ का बजट जो भारत सरकार दे और उसका चेयरमैन राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करे और वो चेयरमैन व्यक्ति, और इतना सादगी, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई ताम, ना कोई धाम, गांधी की तरह गर्दन में एक झोला लटकाए हुए आज भी लगता है ऐसे जैसे प्रभु श्री राम को खोज रहा हो। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इससे भी ज्यादा आश्चर्य लगेगा। जब डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी से हमारी मुलाकात आयुष मंत्रालय के डायरेक्टर ने करवाया और जब इनसे हमारा परिचय करवाया तो एक बार मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं, शंका मेरे दिमाग में भरा रहता है, पता नहीं कौन व्यक्ति हमसे क्या करवा ले, तो दिमाग सशंकित रहता है। हमने इनकी सादगी को देखी, इनके पावर के बारे में सुना, अब मेरा मन इनकी सादगी और इनके पावर के बीच में पेंडुलम की तरह झूलने लगा। मैं इसे सत्य मानूं, मैं इसे सत्य मानूं। और आप लोगों को पता ही है, जो हम हमेशा सत्यमेव जयते की भाषा बोलते हैं,
और हमारा एक ही सोच है, सत्य की खोज। और उसी सत्य की खोज में मैं निरंतर लगा रहता हूं। जब मैं डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी के नजदीक और आया तो जान के मुझे जो आश्चर्य हुआ वो आज मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं, क्योंकि आज शहीद मंगल पांडे जी का शहीदी दिवस है और दूसरे बगल प्रभु श्री राम की बात है, जो अयोध्या में 490 वर्ष के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, श्री राम मंदिर का निर्माण 490 वर्ष के बाद जहां हो रहा है, वही श्री राम संग्रहालय की नींव भी डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी के नेतृत्व में अयोध्या में पड़ने जा रहा है। इसके लिए इन्होंने 3 एकड़ भूमि खरीद भी लिया है और श्री राम के बचपन से लेकर श्री राम के वनवास तक और श्री राम के इस दुनिया से जाने तक की सारी झांकियां उस संग्रहालय में होगी। वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, वो विश्व स्तर का होगा। संपूर्ण विश्व से लोग आएंगे वहां शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और उस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी ने डाला है। डॉक्टर साहब ने अपने साथ मुझे भी सेवा का अवसर दिया। हम भी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, जो हम प्रभु श्री राम के लिए जितना जो कुछ कर सकते हैं कर लें। जिस प्रकार श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के प्रधान दिनेश तंवर जी ने मुझे यहाँ इस संस्था से जोड़ने के बाद प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए हम जितना कर सकते हैं हम लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना शहीद स्मारक के लिए हम कर सकते हैं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितना श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के लिए हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास जारी रखा है और जारी रखेंगे। उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी के रूप में मुझे यह अवसर प्रदान किया है श्री राम की सेवा करने का, तो मैं यह काम भी करने का अवश्य प्रयास करूंगा। मैं आगे करूंगा मान विभूति डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी से, जो आप यहाँ उपस्थित बच्चों को, संस्कृत के बच्चों को और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को प्रभु श्री राम के बारे में कुछ बताए और श्री राम संग्रहालय के संदर्भ में बताए, जो आपने किस प्रकार से इसकी नींव डाली। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की आदरणीय श्री रघुनाथ पांडे जी, श्री ललित सुमन जी, यहाँ के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं तो आदरणीय प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदेश हुआ कि वो भी कहें, तो मैं ललित जी की आज्ञा से दोनों बातें संक्षेप में कहूँ। पहले मैं क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करूं, उसके बाद यथा समय वो ही बात करें। बंधुओं, हमारे यहाँ एक श्लोक है, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा का उपभोग वीर करते हैं, कायर नहीं करते। जहां तक बात मंगल पांडे जी की है, अभी एक बालक कह रहा था कि उनको सफलता नहीं मिली। मंगल पांडे जी का उद्देश्य 2-4 गोली चलाकर देश को स्वतंत्र कराना नहीं था। उनका उद्देश्य था
भारत के बच्चे बच्चे के मन में स्वतंत्रता की आग पैदा कर देना और माननीय मंगल पांडे जी के उस बलिदान से मेरठ की क्रांति हुई, उसी के फलस्वरूप और देश में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेजों ने हमें मूर्ख बनाने के लिए उसको 1857 का गदर कहा, लेकिन मित्रों गदर नहीं था, वो स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। मंगल पांडे जी अपने उद्देश्य में विफल नहीं रहे। उनका उद्देश्य जो था 100% सफल रहा। अगली बात, मंगल पांडे जी की मृत्यु नहीं हुई थी, सामान्य मृत्यु नहीं हुई थी। मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी और वो अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी। इतना ही नहीं, वैसे तो आदरणीय रघुनाथ पांडे जी विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया जानकारी मिली, केवल मंगल पांडे जी को फांसी नहीं दी गई, मंगल पांडे जी के परिवार को ढूंढ ढूंढ कर प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, जो और लोग थे गांव के मोहल्ले के पड़ोसी की, वो जो कायरता के वशीभूत थे, उन्होंने इस परिवार की उपेक्षा की कि कहीं इनसे मित्रता बढ़ा ली और अंग्रेजों को पता चल गया तो हमें भी प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे वीर वंश से आज हमारे बीच श्री रघुनाथ पांडे जी हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। सब जगह तो यह नहीं था। आजादी मिली बंदूक की नोक से, आजादी मिली शक्ति से। वास्तविक कारण क्या था? जैसे मंगल पांडे जी ने इस तरह का काम किया कि जन जन के मन में स्वतंत्रता की आग उत्पन्न कर दी, उसी में हमारे राष्ट्रीय, मैं तो कहता हूं राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं देश को स्वतंत्र कराऊंगा। अगर आपके किसी के दिमाग में यह हो, और हमें पढ़ाया गया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, मित्रों मैं दावे से कहता हूं ये झूठ है। क्योंकि जब भारत की पहली सरकार बनी, स्वतंत्र भारत में हम कह सकते हैं कुछ हिस्से पर कब्जा किया, वो स्वतंत्र भारत हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की वो खाट खड़ी करी कि सारी दुनिया में अंग्रेजों की थुक थुक हो गई। उनमें ताकत नहीं बची कि वो दुनिया को नियंत्रित कर सकें, और उनको तो जाना ही था, क्योंकि अंग्रेजों की ताकत नहीं बची थी कि पूरे विश्व को नियंत्रित कर सकें, भारत को नियंत्रित कर सकें। इतने बड़े देश को मुट्ठी भर थे। हमारे कुछ गद्दारों ने उनकी मदद की, वो गद्दार भी ढीले पड़ गए, कमजोर हो गए। तब उन्होंने देखा कि अब तो हमें यहां रुकना संभव नहीं है। जब अंग्रेजों ने देखा कि हम सारी हमारी योजनाएं फेल हो गई, सारे डिवाइड एंड रूल वाले सारे पसगंडे फेल हो गए, तो ये आज़ादी दी है। आज़ादी बंधुओं मांगने से नहीं मिली। मैं उन जो प्रथम हमारे स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम क्रांतिवीर हमारे पूज्य मंगल पांडे जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। हम लोगों ने राम जी के रामत्व पर अनेक काम करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी आधा अधूरा। हमने राम जी को सचमुच नहीं जानने की कोशिश की। हमने राम जी को क्या माना? भाई मेरी कार की चाबी गुम हो गई है, राम जी मेरी चाबी ढूंढवा दे, मैं 11 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा।
मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, मैं 1100 रुपये का प्रसाद बांट दूंगा, ब्याह करवा दे। मेरे बेटे का बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, मैं 2100 का कर दूंगा। जो लोग राम जी को इस रूप में मानते हैं वो राम जी का अपमान करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि राम जी वास्तव में क्या है। मैं जंगलों में भटकता रहा हूं, वर्षों तक भटकता रहा हूं। कोई मुझे तीर्थयात्री मानता था, कोई बाबा जी मानता था, कोई साधु मानता था, कोई कहीं तो मुझे भिखारी मानते थे, कहीं पागल भी मानते थे। कई बार पुलिस ने भी पकड़ा संदेशपुर अवस्था में। मैं छत्तीसगढ़ में एक मंदिर में गया, राम जी के मंदिर में। वो मंदिर क्या, वनवासियों के पास साधन नहीं है, उन्होंने पत्थर गढ़ के राम लक्ष्मण सीता वैसे बना रखे। मंदिर में छत भी नहीं है, पेड़ के नीचे मंदिर है। मैंने पूछा भाई कहाँ गए थे? बोले जी मंदिर गया था। किस लिए गए थे मंदिर? बोले दर्शन करने। राम जी से क्या मांगा? बोले राम जी से कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा कुछ नहीं मांगा, सब तो मांगने जाते, आपने क्यों नहीं मांगा? तो मित्रों, आप अपना मतलब मुकाबला उस व्यक्ति से करना जिसके पास खाने पहनने को नहीं है, कपड़ा धरने ना बदन ढकने के लिए पूरे कपड़े नहीं है। उसने कहा मेरी क्या आवश्यकता है, क्या राम जी को नहीं पता? राम जी को पता है कि मेरी क्या आवश्यकता है, तो मैं क्यों मांगू? मैंने कहा भाई मांगना तो चाहिए। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही मित्रों, वो हृदय में रखने वाली बात है। उसने कहा मैं उस राम तो घट घट के वासी हैं, राम तो पल पल के वासी हैं। जब वो घट की प्रत्येक घट की अणु परमाणु की जानते हैं, तो क्या मेरे दिल की नहीं जानते? और मैं उस राम का पूजन नहीं करता जो मेरे मन की बात नहीं जानता हो, इसलिए मैं राम से कुछ नहीं मानता। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ तो हम हैं जो हर छोटी छोटी बात के लिए राम जी को कोई ना कोई काम सौंप देते हैं। विश्वास किसका बड़ा? विश्वास हमसे कहीं ज्यादा उनका बड़ा है। अब राम जी के बारे में हम लोग क्या सुनते हैं कथावाचकों से, बाकी विद्वानों से? राम जी का विवाह, राम जी का जन्म और केवट प्रसंग, इसके अतिरिक्त को कथावाचक सुनाता है। जिस हेतु राम जी ने जन्म लिया, गोस्वामी जी लिखते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जी ने अवतार क्यों लिया? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो उन्होंने तो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया था। लेकिन हम में से कोई भी क्या ये विचार करता है कि राम जी के जन्म का हेतु क्या था? नहीं सोचते। कुल मिलाकर राम जी ने जो चरित्र किया, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसको अपनाएं और जीवन में सफल हों। एक बात और, हमने राम जी के चरित्र को भी, रामत्व को भी आधा अधूरा समझने की कोशिश की, जैसे मैंने पहले निवेदन किया। लेकिन रामायण काल में विज्ञान क्या था? रामायण काल में संस्कृति क्या थी? पुष्पक विमान क्या था? हथियार क्या थे? ये तथाकथित बुद्धिजीवी हमें कहते हैं रामायण तो उपन्यास लिख दिया। बंधुओं, एक एक चीज सिद्ध की जा सकती है। मैं दावे से कहता हूं कोई माइकलाल इन घटनाओं को झूठी सिद्ध कर दे। आदि कवि वाल्मीकि जी ने, एक तरह से हम लोग वाल्मीकि रामायण बहुत कम पढ़ते हैं, मानस पढ़ के संतोष प्राप्त कर लेते हैं। अरे भाई वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो पता चलेगा कि पूरी की पूरी एक तरह से इतिहास है। हम इन सब चीजों को, रामायण काल में हथियारों की बात, रामायण काल में 157 प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ है। आधुनिक विज्ञान 155 प्रकार के बना रहा है या बना चुका है। लेकिन रामायण काल में हथियारों की जो ताकत थी, मारक और बचाने की क्षमता, वो आज के हथियारों में नहीं है। हथियारों की दृष्टि से उस समय अग्नि बाण होता था, आज नापाम बम है। उस समय ऐसा अस्त्र होता था जो ढूंढ के शत्रु को मारता था।
आज वो गाइडेड मिसाइल हैं, लेकिन रामायण काल में जो शक्ति थी वो शक्ति आज नहीं है। जैसा कि ललित जी ने बताया, हम लोग उस तरह का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या जी में 3-3.25 एकड़ जमीन ले ली है और बंधुओं बहुत बड़ा यज्ञ है, करीब 2.25 करोड़ की जमीन आई है और 100 करोड़ से ज़्यादा उसका बजट है। यानी वो उसमें होगा, हम राम जी का वनवास मार्ग देखना चाहते हैं तो एक रेल होगी जिसमें बैठ के पूरा आनंद आएगा, जैसे राम जी का सतपुत वनवास में जा रहे हैं। कहीं ऋषि होंगे, कहीं डकैत होंगे, कहीं राक्षस होंगे, कहीं शेर वगैरह होंगे, सारी की सारी चीज़ें उस तरह दिखाई जाएगी जैसे हम सतपुत वनवास में जा रहे हैं। पुस्तक विमान में इसी तरह अनुभव होगा जैसे हम राम जी के सानिध्य में लंका से, श्रीलंका से नहीं, लंका से राम जी के सानिध्य में अयोध्या तक आए हैं। सभी हथियारों की चर्चा होगी। जब वाल्मीकि जी ने 8 स्थानों पर लिखा है कि जब ये घटना घटी तो कौन सा ग्रह किस राशि में था, विज्ञान ने तय किया, हमने नहीं किया। बंधु वो सारी चीजें हम उस संग्रहालय में दिखाएंगे। बहुत बड़ा यज्ञ है और भाई ललित सुमन जी उसके एक प्रमुख कर्णधार हैं, बहुत ही सहायता करते हैं। मैं अब छोटे भाई हैं तो इनको धन्यवाद तो नहीं दूं, लेकिन शुभकामना आशीर्वाद मेरा इनके लिए है, ये अपने काम में सफल हों। प्रचार की जिम्मेदारी पूरी तरह से ललित जी की है। मित्रों, बहुत बड़ा यज्ञ है, हम सब लोग एक एक मुट्ठी अन्न देंगे तो निश्चित रूप से ये यज्ञ सफल होगा। इस यज्ञ में विद्वान भी चाहिए, धन वाले भी चाहिए, समय देने वाले भी चाहिए और वाह करने वाले भी चाहिए, सारे चाहिए। जिसके पास जो साधन है, आप सब मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस एक महत्वपूर्ण योजना को सफल करें। अंत में मैं विशेष रूप से इस विद्यालय के प्रबंधकों को, अध्यक्ष जी को, ललित जी को और अब सबको धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने धैर्यपूर्वक सुना। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हमारा अब आज अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप लोग कामयाब होंगे तो इसी प्रकार से आप लोगों के नाम का जयकारा लगेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज इस पुनीत अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और ललित सुमन जी मुझे बड़े भाई कहते हैं, मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ। आज से एक सप्ताह पहले मेरे मन में एक बात आई। मैं बॉम्बे में गया था, 23 मार्च को वहाँ बलिदान दिवस मनाया गया था। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का देश के हर कोने में मनाया गया। तो मेरे मन में एक विचार आया
कि दिल्ली देश की राजधानी है, क्यों न हम यहाँ पर 8 अप्रैल को शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर एक छोटा मोटा फंक्शन करें। तो छोटे भाई जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपने अच्छी आइडिया दिया है और 8 अप्रैल को हम इसका आयोजन करेंगे। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब कभी भी ऐसा अवसर आया है, आपने बड़े कम समय में बहुत बढ़िया आयोजन किया है और मुझे ख्याल है तीसरा चौथा अवसर है मुझे यहाँ पधारने का, अपना विचार प्रकट करने का, आप लोगों से मिलने जुलने का। 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ये क्रांति दिवस मनाते हैं जो 15 अगस्त तक चलता है। और आज भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अमृत महोत्सव जैसा कार्यक्रम रखा है जो पूरे 1 वर्ष तक चलेगा। 15 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ और इस साल 15 अगस्त को समाप्त होगा। मैं प्रतिदिन आकाशवाणी से न्यूज़ सुनता हूं, उसमें अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक दिन किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी दी जाती है। भाइयों और बहनों, बहुत बच्चों को शहीदों के बारे में जानकारी बहुत कम प्राप्त है। उनका नाम मालूम है, उनका बलिदान क्या है, कैसे हुआ, ये उनको जानकारी नहीं है। अभी मैं कुछ बच्चों के विचार सुन रहा था, उनमें कुछ त्रुटि थी जिसको डॉक्टर साहब ने उसे पूरा किया। मैं उसे थोड़ा संक्षेप में शहीद मंगल पांडे के बारे में जानकारी दूंगा और हमारा देश आज़ादी के पहले स्थिति क्या थी, आज़ादी के बाद हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये विचार करने का प्रश्न हम लोगों के सामने है। विचार करना चाहिए और देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस संगोष्ठी का पूर्ण मतलब होगा और सार्थक होगा। शहीद मंगल पांडे का जन्म नगवा गांव एक है बलिया जनपद में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला माना जाता है। और उनका जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था। जो नेट पर आता है वो गलत है और बहुत जगह इसको सुधार दिया गया है। और आर्थिक तंगी से आकर के उस समय देश गुलाम था। किसान अनाज पैदा करते थे और उसका टैक्स राजाओं के पास जाता था और राजाओं के जरिए अंग्रेजों के पास जाता था। जो किसान खेत में हल जोत रहा है, अनाज पैदा कर रहा है, वो भूखों मरता था और यहाँ के राजा ऐश आराम करते थे। अंग्रेजों का इस तरह का शासन था। तो गरीबी की वजह से, आर्थिक तंगी से होकर के 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक साधारण सिपाही के रूप में कार्यरत थे, बैरकपुर में, जो कलकत्ता के पास है। संयोग कहा जाता है कि जब उनको मालूम हुआ कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और उसे दांत से खींचकर चलाना पड़ता था, तो एक ब्राह्मण परिवार के होने की वजह से उन्होंने कहा कि हम इस कारतूस को नहीं चलाएंगे। उन्होंने बगावत छेड़ दी और 29 मार्च की घटना ये है। उस दिन घोड़े पर सवार होकर के सार्जेंट ह्यूम प्रांगण में आए, उनको गोली से उड़ा दिया उन्होंने। उसके बाद एक कैप्टन जॉर्ज आया, बाप करके उसको भी गोली से उड़ा दिया। और उनके मन में ये हुआ कि मैं अंग्रेजों के हाथ ना पकड़ा जाऊं। उन्होंने खुद गोली चलाई, लेकिन वो गोली उनके पैर के नीचे से निकल गई और उनको बंदी बना लिया गया। ये घटना 29 मार्च 1857 की है। फौजी मुकदमा कायम किया गया। 6 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई अदालत में और अगले दिन उनको फांसी देने का आदेश हुआ। लेकिन बैरकपुर छावनी के जल्लाद भी इनके साथ वो लिए थे। उन्होंने कहा कि हम इनको फांसी नहीं देंगे। तो अंग्रेजों के सामने धर्म संकट पैदा हुआ और कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए गए। उनको बताया नहीं गया क्योंकि शायद वो भी इनकार कर देते। उनको सुबह बताया गया 5 बजे कि मंगल पांडे को फांसी देनी है और 5:30 बजे उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उनसे पूछा गया आपको कुछ कहना है। उन्होंने यही कहा कि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन हमारे जैसे बहुत मंगल पांडे देश में पैदा होंगे। भाइयों और बहनों, जब फांसी उनको दे दी गई 8 अप्रैल को, ये देश में एक
चिंगारी की तरफ फैली और ठीक 1 महीने के बाद मेरठ छावनी में आपको मालूम होगा 10 मई को ये चिंगारी क्रांति का रूप ले लिया और वहीं से उस समय के तत्कालीन जो भी शासक थे हमारे देश में बहादुर शाह जफर, आपके झांसी की रानी तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह ज्वाला डिस्ट्रिक्ट में है पड़ता है, बलिया के पूरब में बिहार में आजकल बक्सर हो गया है। ये लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और आज़ादी की लड़ाई की जो चिंगारी थी एक बहुत भयंकर आग के रूप में पूरे देश में फैल गई। उसके बाद में अंग्रेज़ों के मन में विश्वास था कि इन दोषियों को हम फांसी देते जाएंगे और सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और ये बहुत भयंकर रूप लेता गया और कुछ समय के बाद कुछ 20-25 वर्ष तक ये मामला रुक गया क्योंकि ऐसा भय की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ वर्षों के पश्चात महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ये लोग आज़ादी की लड़ाई में आए और संयोग ऐसा बना कि उग्र रूप लिया और 90 वर्ष के संघर्ष के बाद और शहादत देने के बाद देश आज़ाद हुआ। बहुत से ऐसे भी शहीद हैं जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं है, उन्हें भी हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, आज देश आज़ाद हुआ, हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें विचार ये करना है कि हम जहाँ खड़े हैं किस रूप में खड़े हैं। आज़ादी के पहले मेरा अखंड भारत था जो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और बचा खुचा हमारे पास हिंदुस्तान है। उस समय एक ही जात थी कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और एक ही क्षेत्र था कि पूरा हिंदुस्तान मेरा क्षेत्र है और एक ही नारा था कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। उसमें जात पात, क्षेत्रवाद, वंशवाद कुछ भी नहीं था और जो आज ये दोष हमारे अंदर पनप रहा है समाज में, देश को घून की तरह खोखला कर रहा है, यदि ये बात उस समय आज़ादी के पहले रहती तो मेरा देश आज़ाद नहीं होता। उस समय हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर कौम के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए शहीद हुए और बलिदान दिए। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो और मैं प्रशंसा करता हूं, सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि सरकार ने ऐसा कदम लिया है। आज हमें ये सोचना है कि हमें देश आज़ाद करके शहादत के रूप में शहीदों ने दिया, हमें बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि इसको हम समृद्ध कैसे बनाएंगे, अखंड भारत को अखंड भारत रहने देंगे। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसा भारत हम विश्व के पटल पर कैसे कायम करेंगे, इस तरह का प्रयास हमें करना है। मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी बात यदि हम करें, आज देश में पानी का संकट है, बिजली का संकट है, हम घर में बरामदे में न्यूज़पेपर न पढ़ करके लाइट जला के पढ़ते हैं। यदि हम 1 घंटा भी बिजली की बचत करें हर आदमी, तो बहुत बिजली की बचत होगी, जो जहां आवश्यक होगा कल कारखाने में खेती के लिए काम आएगा। 1 बाल्टी पानी यदि बचत करें तो बहुत बाल्टी पानी बचत हो जाएगा। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में था। जब प्रार्थना घंटी बजती थी तो मॉनिटर और क्लास टीचर को आदेश था कि फैन बंद कर दो भाई, ताकि उतना समय तक फैन नहीं चलेगा, बिजली की बचत होगी, बिल भी कम आएगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। एक एक बूंद हम पानी की बचावें, बिजली की बचावें। मैं तो मानता हूं कि हिंदुस्तान का, आप दूसरे को ठीक मत कीजिए, अपने को ठीक कर लीजिए। एक एक इकाई यदि अपने को ठीक कर दे, देश एकदम समृद्ध हो जाएगा। हम शिक्षक हैं, किसान हैं, रिक्शा चलाते हैं, ईमानदारी से काम करें, देश को हम बहुत सुदृढ़ बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हम क्षेत्रवाद, वंशवाद, जातिवाद, जितने प्रकार के वाद हैं, इस देश को
मुझे आश्चर्य होता है कि आज जो समीकरण, अभी इलेक्शन हो रहे थे कि जातीय समीकरण, जैसे अलजबरा का कोई समीकरण है, फार्मूला है, आज बच्चा पूछेगा घर से अपने गार्जियन से कि जातीय समीकरण क्या होता है, हम लोग क्या जवाब देंगे? बच्चे को क्या समझाएंगे कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, वो इस जाति का है, दलित का है, हम ऊंचे जात के हैं, निम्न जात के हैं। ये इस तरह की भावना जो देश में फैल रही है, वंशवाद है। अरे भाई, नेता का लड़का नेता ही होगा कोई जरूरी नहीं है। उसमें जो क्षमता होगी, अपने क्षमता का विकास देश के किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज स्वतंत्र भारत में, अभी मैं मेट्रो से आ रहा था तो किसी बालक ने पूछा, सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा कि भाई हमारे परिवार ने नहीं, शहीदों ने बलिदान दिया, जिसके वजह से हम मेट्रो में एसी में ट्रेवल करके आ रहे हैं। क्या तकलीफ है? कुछ भी तकलीफ नहीं है। हम लोग बहुत आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन क्या हम 10-20 मिनट भी देश के बारे में सोचते हैं कि देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? अपने को ठीक कीजिए और हमारे सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके साथ मिलिए, साथ दीजिए। सरकार कोई दूसरी, लोकतंत्र में तो हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार बनाते हैं, विधायक सांसद चुनते हैं, हमारी आवाज़ को उठाते हैं। यदि हमारी आवाज़ जिस सिद्धांतों पर हम वोट देते हैं, यदि उसको सार्थक नहीं बनाते हैं, उतने लोगों का वोट बेकार है। तो मेरा मानना ये है कि हम कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें, यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं। और अभी बात हो रही थी सुमन जी भाई साहब से कि 9 अगस्त भी आने वाला है। कोरोना काल में 2 वर्ष तक इस प्रकार के कोई फंक्शन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि चलिए आज मैंने देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम 8 अप्रैल को भी शहीदी दिवस मनाया गया, बलिदान दिवस मनाया गया। ये संदेश हर प्रदेश में जाएगा। मुझे खुशी की बात है, मैं बताऊं एक संस्मरण। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे तो वहाँ के माननीय जो गवर्नर साहब थे राम नायक, उन्होंने सुझाव दिया कि साहब शहीदों को सम्मानित किया जाए। और 4-5 महीने के बाद में 30 दिसंबर 2017 को लोक भवन में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, जिसमें मैं भी सम्मानित किया गया था। और देश के हर क्षेत्र से, साउथ से, नॉर्थ से, सब जगह से शहीद परिवार के आए थे, उन्होंने सम्मानित किया था। और एक केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश था जिसने शहीदों के बारे में सोचा, सम्मानित किया। उसमें गवर्नर साहब भी थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस भी आए थे। और वो फंक्शन कब हुआ था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इसका बिगुल तिलक जी ने लखनऊ में छेड़ा था इस आवाज़ को। और उसका इस संदेश को 1 से 1 वर्ष पूरे होने पर वहाँ इस प्रकार का बहुत बड़ा भव्य फंक्शन हुआ था। मैं तो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं तो आग्रह करूँगा इस तरह के फंक्शन यदि समय समय पर होते रहें तो आने वाले पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को शहीदों के बारे में, उनकी बलिदान के बारे में जानकारी होगी, देश प्रेम की भावना पैदा होगी। और जब तक देश प्रेम की भावना पैदा नहीं होगी, हम देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम देश को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, अंत में मैं यही कहूँगा कि हम आज एक संकल्प दिवस के रूप में एक संकल्प मन में लेकर के जाएं कि हम कुछ अच्छा कार्य देश के लिए करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार और आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी वर्ष 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस मनाया जाएगा, इससे भी भव्य और विशाल रूप में हम लोग यहाँ एकत्र होंगे और इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जो जाति पात ऊंच नीच व क्षेत्रीयता फैलाता है, जो जाति पात ऊंच नीच वो क्षेत्रीयता फैलाता है, वो पुरुषोत्तम राम नहीं, मानवता का दुश्मन रावण है। दोस्तों, हम लोग भारत माता के संतान हैं और यह हिंदुस्तान हमारी माँ है।
और इस माँ की रक्षा के लिए मंगल पांडे जी की तरह अगर हमें भी अपना बलिदान देना पड़े तो हंसते हंसते हम बलिदान दे दें और आने वाली पीढ़ी इसी प्रकार से हमारे मृत्यु दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाता रहे। ये कल्पना हम लोगों की होनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराता रहे, विश्व तिरंगा प्यारा, संपूर्ण विश्व में मंगल की कामना करते हुए संपूर्ण विश्व गुरु बनकर करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करता रहे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई, दोनों बड़े भाई से, बड़े भाई रघुनाथ पांडे जी से और बड़े भाई डॉक्टर राव अवतार शर्मा जी से, आप आगे आए और जह जह चरण परे रघुवर के यह पुस्तक आप उन्हें समर्पित करें। आ जाए अध्यक्ष जी, आप भी सारे लोग, मैडम आप भी आए। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और यह पुस्तक अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं बताऊंगा इस पुस्तक के साथ मैं बताऊंगा जो 87 एपिसोड का 87 एपिसोड का टीवी सीरियल हमारे चैनल कात्यायनी टीवी द्वारा जह जह चरण परे रघुवर के शुरू होगा। उसका काम चल रहा है, एडिटिंग का काम चल रहा है और वो अधिकार डॉक्टर साहब ने हमें सौंपा है और मैं प्रभु श्री राम के लिए यह काम करूंगा। 1 रुपये एपिसोड, प्रत्येक एपिसोड का सिर्फ 1 रुपया, मतलब 87 एपिसोड मात्र 87 रुपये में। अब पता नहीं कितना खर्च होगा, कहां से आएगा, कैसे लगेगा, जाने श्री राम। आइए, जय जय चरण परे रघुवर। वो 1 रुपया प्रति एपिसोड इन्होंने एडवांस में दे दिया है, इसलिए हमारा इस पर कोई कर्ज नहीं, बल्कि हम ही इनके कर्जदार हैं कि इस काम को ये पूरा करें। आज के इस शुभ ऐतिहासिक दिवस पर 8 अप्रैल और साथ ही रामनवमी का पर्व भी आ रहा है और इस ऐतिहासिक स्थल पर श्री मोदीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की प्रबंधक के रूप में मैं मंचस्थ महान विभूतियों का स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन और इस विद्यालय में उपस्थित हमारे बच्चे और आए हुए सभी मेरे सम्माननीय अतिथिगण, प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें ऐसी विभूतियों के दर्शन का लाभ मिला है, जिसके लिए मैं ईश्वर की बड़ी धन्यवाद करती हूँ और कृपा मानती हूँ। आज आपके माध्यम से और ललित सुमन जी के माध्यम से जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एज ए टीचर और एक प्रबंधिका के रूप में विद्यालय की, एक तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतिहास के ऐसे पन्नों को हमारे बच्चों और हमारे अतिथियों के सम्मुख खोला है जो हम अंधेरे में थे। दूसरा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि श्री राम जी के लिए जो आप जिस तरह से तपस्वी के रूप में आपने कार्य किया, हमने आपको दूरदर्शन पे भी देखा था, लेकिन ऐसा सौभाग्य हमें मिल पाएगा, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आज मैं बच्चों से यही अपेक्षा करूंगी कि आपके जीवन का ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। हम अपनी नॉलेज को केवल गूगल तक सीमित करके छोड़े हैं। आज 2 घंटे के पूर्व सूचना में ही बच्चों ने छोटी सी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी और मुझे लगता है शायद गूगल के माध्यम से की थी। तो जो आपने उसको स्पष्ट किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और पर्सनली जितना मैं जानती थी उससे अधिक आज मुझे उस महान सेनानी मंगल पांडे, जिन्होंने एक चिंगारी लगाई थी, और आज मुझे ऐसा पूरी आशा है कि जितने बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके हृदय में भी एक चिंगारी ज़रूर लगेगी
और ये एक भविष्य, एक ऐसा भविष्य इस राष्ट्र के लिए तैयार करेंगे जिसके लिए हम हमारा उद्देश्य भी है। इस आज़ादी के महान अमृत उत्सव में हम एक चिंगारी ही पैदा करना चाह रही है। जो भी जिस भी विचारधारा से इस वर्ष को मनाया जा रहा है वो सार्थक होगा और एक उज्जवल भविष्य की ओर जरूर इन बच्चों में से मुझे आशा है कि सभी प्रेरित हुए होंगे, लेकिन एक बच्चा भी शुरुआत करता है। जैसे सर ने बताया और हम सब जानते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने से शुरुआत करेंगे तो ज़रूर ये धरा जिसे हम फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं या उस वैभव को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, ये सपना ज़रूर साकार होगा। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ललित जी, आपका विशेष है कि आपने ये अवसर दिया कि हम सब उपस्थित, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको ऐसा अनुभव और ऐसा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, वंदे मंगल पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी मेरे बड़े महानुभाव पांडे जी के वंशज और राम अवतार जी के चरणों में नमन, मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हुआ सुमन जी ने मुझे बुलाया आज आदेश। बहुत कम समय में हमारे कई लोग और भी आने वाले थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम भी इतने चल रहे हैं आजकल, कुछ धार्मिक चल रहे हैं, कुछ वैसे भी। मेरा भी कल एक प्यारे भवन के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, हम लोग नाइट्स करते हैं। तो देशभक्ति गीत आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, तालियां बजा के बोलेंगे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग। बोलिए, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए मेरे बच्चों। रंग दे बसंती चोला, पहन शिवाजी खेले अपनी जान से। सर ये क्या बात है, आप 2 घंटे यहाँ बैठे इतना बोल सकते हैं। जिसे पहन जानी रानी निकली अपनी जान से, आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला। हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और आइए एक लाइन सभी शहीदों को समर्पित करते हुए। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान। जैसे आवाज आ रही थी, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चो। आ जाए बहन जी, आ जाइए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और अंत में देखिए लाइनें जो लिखी गई है कितने भाव से और कितने जोश वाली। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो के भाव से
उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। उसका जीना क्या है जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण मैं इस मंच से अपनी कुछ आवाज प्रस्तुत कर सका हूँ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपका अपने भविष्य में सूर्य को अपने नियत समय पे सूरज निकलता है, वो नहीं देखता जो किसने अपनी खिड़की बंद कर रखी है, किसने पर्दा लगा रखा है। इसीलिए आप अपने कला को जिंदा रखें। मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, दिनेश तंवर जी से, अब आए और अपने विचार रखें और भोजन के लिए सबको आमंत्रित कर दें। आज जो मुख्य अतिथि जी रघुनाथ पांडे जी, राम गुप्ता जी और हमारे समस्त आए हुए मेहमान और हमारे विद्यालय के और कमेटी के मेंबर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो थोड़े से समय में आपने आकर आज की शोभा को बढ़ा दिया। आज संस्कृत विद्यालय में शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर जो प्रोग्राम हुआ, बहुत ही सफल आयोजन किया गया और पूरे देश में इस प्रकार का आयोजन करने चाहिए और हमारे देशवासियों को एक प्रकार के देश प्रेम की भावना पैदा होगी और शहीदों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने देश को धरोहर के रूप में शहीदों ने बलिदान देकर के जो दिया है, ये मेरा कर्तव्य भी है कि हम उसके प्रति जागरूक रहें और देश को सुदृढ़ बनाने के लिए हमसे जो भी बन सकता है हम करें, देश को आगे बढ़ावें और विश्व के पटल पर भारत देश का नाम सबसे ऊंचा हो, इस तरह का प्रयास हर भारतवासी को करना चाहिए। जो शहीद हुए हैं उनके शहीद परिवारों को सुविधाएं प्रदान की जाएं और जो योग्य शहीद परिवार के उनके वंशज हैं उनको भी लोकसभा राज्यसभा में नामित किया जाए ताकि उनकी भावनाओं का आदर हो और वो भी देश के हित में कुछ कार्य करने का उनको मौका प्राप्त हो। क्रांतिकारियों को शहीदों का शहीदी दर्जा देना चाहिए सरकार को और सरकार को उनके सुख सुविधा का भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको हम याद करते हैं और इससे हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं और राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा मिलती है। आज़ादी हमें किसी ने भीख में नहीं दी, हम ताकतवर हुए, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए, इसलिए हमें आज़ादी मिली। और मंगल पांडे जी ने ये जो क्रांति की चिंगारी लगाई, ये आज तक हमारे दिल में है और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, ऐसे बलिदानियों को हम लोग याद करें और अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें। और जिस तरह से उन्होंने पहली गोली दागी निडर होकर, यद्यपि बाद में अंग्रेज़ों ने उनके परिवार को, उनके पूरे ख़ानदान को बहुत प्रताड़ित किया। मेरी जानकारी के अनुसार उस समय जो कायर लोग थे उन्होंने उस परिवार से अपने संबंध भी ख़त्म कर लिए थे कि यदि पता चल गया ये मंगल पांडे परिवार से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी प्रताड़ित होना पड़ेगा। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने मंगल पांडे जैसा वीर पैदा किया और भारत माँ की कोख से ऐसे वीर पैदा होते रहे हैं, ऐसे होते रहेंगे और तभी हमारा भारत सुरक्षित है। जय जय राम, भारत माता की जय। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। मुख्यमंत्री योगी के कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने अकाउंट से किए थे 400 से 500 ट्वीट।
दिल्ली में लू चलने की आशंका, 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान। राहुल गांधी ने कहा, सत्ता के केंद्र में पैदा हुआ, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। हिमाचल में आप पर बरसे जेपी नड्डा, बोले एक नई पार्टी आई है जो अपना आपा खो बैठी है। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में घुसकर तोड़ी भगवान की मूर्तियां। विधान परिषद चुनाव में राजग के कई उम्मीदवारों की हार पर नीतीश ने आश्चर्य जताया। ओम बिरला ने कहा, भारतीयों का मानना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल बातचीत के जरिए हो। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत। अब निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, ड्रेस और किताबों के लिए अभिभावकों को नहीं कर सकेंगे बाध्य। सोनम कपूर के ससुराल में हुई चोरी, कैश और 1.41 करोड़ की ज्वेलरी ले गए चोर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम